Welcome to St. Joseph's Prep High School. Class 7 के स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज इमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम्स। इमरजेंस का मीनिंग क्या होता है? इमरजेंस मतलब होता है उदय। तो इमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम्स का मीनिंग हुआ नए राज्यों का उदय। इमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम्स यानी इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्या? न्यू किंगडम्स, नए राज्यों का इमरजेंस, उदय। ओके। तो द बिगिनिंग ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री मीन्स हुआ मध्यकालीन भारत। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री है ना, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम लोग कहते हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। लीज डाउन ए सैग ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल among the गुर्जर प्रतिहार्स of Malwa, the Rashtrakuts of the Deccan and the Palash of Bengal to establish supremacy over Kannauj। अब कहना है क्या कि द बिगिनिंग ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहासों की शुरुआत मालवा के, कहाँ? तो मालवा के, ऑफ मालवा के गुर्जर प्रतिहारों, मालवा के गुर्जर प्रतिहार्स ऑफ मालवा, यानी इसको कहते हैं क्या? मालवा के गुर्जर प्रतिहारों और दक्कन के राष्ट्रकूट्स ऑफ द दक्कन मीन्स हुआ क्या? दक्कन के राष्ट्रकूटों एंड बंगाल के पालो, द पाल्स ऑफ बंगाल यानी क्या? बंगाल के पालो के बीच कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु लंबे संघर्ष की गाथा से होती है। आपकी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की जो स्टोरी है ना, वो शुरू कहाँ से होती है? बिगिनिंग मतलब शुरुआत होती है कहाँ से? 3 राज्यों के मध्य आपको आधिपत्य स्थापित करने हेतु, और वो भी किस पर आधिपत्य स्थापित करना है? कन्नौज पर। और वो राज्य कौन कौन है? एक है मालवा के गुर्जर प्रतिहार मालवा के, दूसरा जो है आपको राष्ट्रकूट्स ऑफ दक्कन के राष्ट्रकूट, और तीसरा जो है बंगाल के पाल। इन तीनों के मध्य अक्सर कन्नौज के लेकर के संघर्ष होते रहे, और यहीं से आपको मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है। मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। इन हिस्ट्री, इतिहास में, इट इज मार्क्ड एज tripartite struggle which weakened the 3 dynasties eventually leading to their decline। इतिहास में इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में, इतिहास में इसे आपको त्रिपक्षीय, ट्रिपार्टिट स्ट्रगल का मतलब होता है त्रिपक्षीय संघर्ष। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष, और ट्रिपार्टिट मीन्स हुआ त्रिपक्षीय। तो इतिहास में इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। विच वीकेंड जो कि आपको इन तीनों राजवंशों को, 3 डायनेस्टीज मतलब होता है राजवंशों। डायनेस्टी मीन्स होता है राजवंश, और डायनेस्टीज मीन्स क्या होता है? राजवंशों। इन तीनों राजवंशों को कमजोर कर दिया, और अंततः कमजोर कर दिया, वीकेंड मीन्स हो गया कमजोर करना, है ना? वीकेंड कर दिया किसको? 3 डायनेस्टीज को, और इवेंचुअली, और अंततः, इवेंचुअली यानी अंततः, लीडिंग टू देयर डिक्लाइन, और उनके पतन का भी कारण यही बना, इन तीनों के मध्य कन्नौज को लेकर के स्ट्रगल। तो ये कन्नौज को लेकर जो स्ट्रगल है ना, ट्रिपार्टिट स्ट्रगल फॉर कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष है ना, ट्रिपार्टिट स्ट्रगल फॉर कन्नौज के लिए को लेकर या जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है, अब इसी की गाथा हम लोग आगे पढ़ेंगे। ड्यू टू इट्स प्राइम लोकेशन
अपने प्रमुख स्थान के कारण कन्नौज जो है, ड्यू टू इट्स प्राइम लोकेशन, कन्नौज ऑलवेज रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कन्नौज का अपने प्रमुख स्थान के कारण कन्नौज हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा। किनके मध्य? एमोंग द रीजनल किंग्स, क्षेत्रीय राजाओं के मध्य कन्नौज तो जो था वो बहुत सुखी संपन्न जगह था, जिसके चलते, और वो प्राइम लोकेशन पर था, एकदम सेंटर पॉइंट पर, अच्छे जगह पर था, जिसके चलते क्षेत्रीय राजाओं के मध्य हमेशा यह आकर्षण का केंद्र रहा ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, उत्तरी भारत में, है ना। अपने प्रमुख स्थान के कारण कन्नौज सदैव उत्तर भारत के क्षेत्रीय राजाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। Whoever controlled Kannauj could control the whole of the region। कारण क्या था कि जो भी कन्नौज पर शासन करेगा, whoever controlled कन्नौज, जो भी कन्नौज को पर नियंत्रण रखता था, वह पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण आसानी से रख सकता था। ऐसा कन्नौज की संरचना थी, है ना। कुड कंट्रोल द होल ऑफ द रीजन। कन्नौज वाज लोकेटेड ऑन द फर्टाइल नॉर्थर्न प्लेन्स। कन्नौज जो था वह आपका उपजाऊ उत्तरी मैदानों पर स्थित था। कन्नौज जो था उत्तरी भारत में यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। एंड द टाउन्स लोकेटेड हेयर वेयर रिच एंड इंजॉयड ऑल फैमिलीज। और कन्नौज में जो शहर थे वह भी बहुत समृद्ध थे, धनी थे, और वहाँ के जो लोग थे उनके पास विभिन्न तरह की फैसिलिटीज मौजूद थी, है ना। बहुत सारी सुविधाएं उनके पास मौजूद थी। फ्रॉम द 9th टू द 13th सेंचुरी, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, है ना। फ्रॉम द 9th टू द 13th सेंचुरी, 3 पावर्स, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक 3 शक्तियां, द पलास, इंग्लिश में इसको कहते हैं पलास, लेकिन इसको कहेंगे क्या? पाल। इसे कहते हैं क्या? पाल, है ना। द गुर्जर प्रतिहार्स और गुर्जर प्रतिहार, एंड द राष्ट्रकूट्स और राष्ट्रकूट, 3 राष्ट्र थे पावर, एक पाल, दूसरा आपका गुर्जर प्रतिहार और तीसरा राष्ट्रकूट, है ना। कंपीटेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से हमेशा संघर्ष करते रहते थे। क्यों करते थे? टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज, कि मैं कन्नौज को कंट्रोल करूंगा, मैं कन्नौज को कंट्रोल करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि कन्नौज जो था ना वो बहुत ही संपन्न क्षेत्र था, जिसके चलते आपको पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य हमेशा संघर्ष होता था। कंपीटेड मतलब संघर्ष होता था विथ ईच अदर, तीनों के मध्य। हाउएवर, यद्यपि, हाउएवर, दिस थ्री वे स्ट्रगल और ट्रीपार्टीट वीकेंड ऑल द 3 डायनेस्टीज। अब ये तीनों का संघर्ष जो था, हाउएवर, हालांकि इस त्रिपक्षीय संघर्ष ने इन तीनों राजवंशों को कमजोर कर दिया। बिना मतलब का एक कन्नौज के लिए तीनों झगड़ते रहता था, हमेशा तीनों की सेनाओं को हरास होता था, धन का लॉस होता था। तो धीरे धीरे ये तीनों का तीनों, गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट, तीनों की शक्तियां, धन, सभी का लॉस होता चला गया। तो आइए अब हम सबसे पहले द पाल के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? द पाल के बारे में अध्ययन करते हैं, पाल डायनेस्टीज के बारे में, है ना। पाल डायनेस्टीज के बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके। In the 8th century, 8वीं शताब्दी में, ओके, 8th सेंचुरी मतलब 8वीं शताब्दी में, गोपाल फाउंडेड द पाल डायनेस्टी। 8वीं शताब्दी में गोपाल ने पाल राजवंश की स्थापना की। पाल राजवंश की स्थापना कब हुई?
8th सेंचुरी में। किसने की? तो गोपाल ने। गोपाल ने 8वीं शताब्दी में पाल राजवंश की स्थापना की। कब की? तो 8th सेंचुरी में। क्लियर? ही वॉज एन इलेक्टेड किंग। वह जो गोपाल जो था उस समय 8वीं शताब्दी में निर्वाचित राजा था, इलेक्टेड किंग था, प्रजा के द्वारा निर्वाचित किया गया था, है ना। एज द अर्लियर किंग डिडंट हैव एनी चाइल्ड। क्यों? क्योंकि उसके पहले के जो राजा थे पाल के, उनका कोई संतान ही नहीं था, कोई संतान ही नहीं था। इनके पूर्व के जो राजा थे उनके पास कोई संतान नहीं था। तो गोपाल को लोगों ने चुना और चुन करके वहां का राजा घोषित किया 8वीं शताब्दी में। और यही गोपाल जो है पाल डायनेस्टी के, पाल राजवंश के, डायनेस्टी मीन्स होता है क्या? राजवंश, DYNASTY, डायनेस्टी मीन्स राजवंश, पाल राजवंश के संस्थापक हुए। हिज एम्पायर included the entire बंगाल and most parts of बिहार। और इनके साम्राज्य में संपूर्ण बंगाल और बिहार का अधिकांश भाग शामिल था। हिज एम्पायर, एम्पायर मीन्स क्या हो गया? साम्राज्य, EMPIRE, एम्पायर मीन्स साम्राज्य। इंक्लूडेड माने इनके एम्पायर में सम्मिलित थे द इंटायर बंगाल, समूचा बंगाल, एंड द मोस्ट पार्ट्स ऑफ बिहार, और बिहार के पूरे क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र। दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट 400 ईयर्स। और यह जो पाल राजवंश जो था वह 400 वर्षों तक पाल राजवंश के उत्तराधिकारियों ने शासन किया इस क्षेत्र पर। गिविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट टू बंगाल, और बंगाल पर को एक स्थिर सरकार दिया, और उसका नाम था बंगाल। बिहार और बंगाल को मिला करके जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर सबसे पहले गोपाल ने पाल डायनेस्टी की 8वीं शताब्दी में फाउंडेशन दी, है ना। 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की, और इनके आने वाले पीढ़ियों ने 400 वर्षों तक इस क्षेत्र पर अपना अधिकार बनाए रखा और एक स्टेबल गवर्नमेंट दिया। द पाल किंग्स वेयर ईगर टू अटैच कनौज टू देयर किंगडम। लेकिन पाल राजा भी जो था वह कन्नौज को अपने क्षेत्र में जोड़ने के लिए उत्सुक था। यानी पाल को भी अपना राज्य में बंगाल और बिहार रहने के बावजूद कन्नौज के प्रति बड़ा मोह था, और उसको अपने राज्य में जोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। द पाल डायनेस्टी बिकेम मोर पावरफुल अंडर गोपाल सन धर्मपाल। गोपाल का जो पुत्र, पाल ने तो फाउंडेशन दिया, तो गोपाल के जो पुत्र हुए धर्मपाल। गोपाल का पुत्र कौन है? धर्मपाल। वह धर्मपाल जो था वह अत्यधिक शक्तिशाली राजा था। पाल डायनेस्टी बिकेम मोर पावरफुल, और अधिक शक्तिशाली हो गया। कब? जब गोपाल का पुत्र धर्मपाल सत्ता पर आसीन हुआ, सत्ता पर सवार हुआ और सत्ता करने लगा। ही इवन मैनेज टू रूल ओवर कन्नौज फॉर ए ब्रीफ पीरियड। वह कुछ समय तक कन्नौज पर भी शासन करने में सफल रहा। धर्मपाल इतना पावरफुल हो गया कि कुछ समय के लिए तो वह कन्नौज को भी अपने अंदर में ले लिया और उस पर शासन किया। धर्मपाल जो था, ही वॉज ए वाइज एंड एबल रूलर who had a strong army in reserve and also maintained friendly relations with the neighboring kingdom। धर्मपाल जो था उसमें राजा का सभी गुण था। वह क्या था? एक बुद्धिमान और योग्य शासक था। ही वॉज अ वाइज एंड एबल रूलर। एबल मीन्स योग्य और रूलर मीन्स शासक। वह एक बुद्धिमान और योग्य शासक था। हु हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी इन रिजर्व, जिसके पास एक मजबूत सेना रहती थी हमेशा रिजर्व में, कि कभी भी किसी से झगड़ा होगा तो देख लेंगे, है ना। एंड ऑल्सो मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस, और वह अपने पड़ोसी राज्यों के साथ विद द नाइबोरिंग किंगडम, पड़ोसी राज्यों के साथ
फ्रेंडली रिलेशंस रखता था, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता था, उनसे झगड़ा बिना मतलब का नहीं करता था। सिर्फ कन्नौज का उसको प्रति बहुत मोह था, जिसके चलते वह कन्नौज पर हमेशा आक्रमण करता था और एक समय तो उसने उस पर अधिकार भी किया और कुछ समय के लिए उस पर शासन भी किया। कौन? धर्मपाल। धर्मपाल कौन था? गोपाल का पुत्र, है ना। और गोपाल कौन था? गोपाल जो था वह पाल राजवंश का फाउंडर था। पाल राजवंश की स्थापना गोपाल ने की थी। कब की थी? तो 8वीं शताब्दी में। ठीक है। ही इनकरेज्ड हिज ट्रेडर्स टू इंडल्ज इन आइलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड्स। उन्होंने अपने व्यापारियों को अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। कौन? कौन किया? बताओ मेरे को। धर्मपाल। वेरी गुड। ही, तो यहां धर्मपाल की जगह पे लिखा गया ही इनकरेज्ड, प्रोत्साहित किया। ही इनकरेज, प्रोत्साहित किया। हिज ट्रेडर्स, अपने व्यापारियों को, टू इंडल्ज इन लैंड, जाओ, है ना, जाओ दूसरे देशों में भी जाओ और व्यापार करो। एंड ओवरसीज ट्रेड्स, और एक देश से दूसरे देश, एक सागर को पार करते हुए दूसरे सागर को पार करते हुए अपना व्यापार को बढ़ाओ। अब देखिए, अब गोपाल का सन धर्मपाल, अब धर्मपाल का सन हिज सन देवपाल। गोपाल का पुत्र देवपाल, धर्मपाल का पुत्र देवपाल कैरिड ऑन द लिगेसी ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। उनका पुत्र देवपाल ने अच्छे शासन को, विरासत को आगे बढ़ाया। और जब धर्मपाल का पुत्र देवपाल बड़ा हुआ, ठीक है, तो वह भी एक योग्य शासक बना। उसमें भी अपने पिता की तरह अच्छे अच्छे गुण थे और उसने भी शासन अच्छी तरह से किया। द पाल किंग्स पैट्रनाइज्ड आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट और लिटरेचर को, कला और साहित्य को उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया। दे रिवाइव्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी, और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। कौन? देवपाल। देवपाल किसका पुत्र था? धर्मपाल का। धर्मपाल का पुत्र देवपाल, जो पाल राजवंश का शासक था, उसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित किया। रिवाइव्ड मतलब हो गया पुनर्जीवित, REVIVED, रिवाइव्ड मीन्स होता है क्या? पुनर्जीवित। एंड इनकरेज्ड बुद्धिस्ट लर्निंग, और बौद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित किया। बौद्ध शिक्षा को क्या किया? प्रोत्साहित किया। इनकरेज्ड मीन्स क्या होता है? प्रोत्साहित करना। किंग धर्मपाल also established a new university by the name of विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन मगध। और किंग धर्मपाल ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना मगध में की। एक नई यूनिवर्सिटी जिसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी मगध में, जो बहुत ही आज तक प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा लोग इसे जानते हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, दूर दूर से पढ़ने जाते थे यहाँ। उसकी स्थापना पाल राजवंश के में गोपाल के पुत्र धर्मपाल, गोपाल के पोता देवपाल, धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने किया था। हाउएवर इन द मिड 20th सेंचुरी, हालांकि 12वीं शताब्दी में, मिड 12th सेंचुरी, यानी कहने का अर्थ हो गया 12वीं शताब्दी के मध्य में, द पाल्स वेयर रिप्लेस्ड बाय द सेन डायनेस्टी। और 12वीं शताब्दी के मध्यकाल जाते जाते, आते आते, है ना, जाते जाते 12वीं शताब्दी का मध्यकाल जाते जाते पाल राजवंश पर हमला कर सेन राजवंश ने उस पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। और इस तरह से 12वीं शताब्दी के मध्य तक जाकर के पाल राजवंश का अंत हो गया। अब ये तो हमने देखा पाल राजवंश को, जो कि बिहार और बंगाल पर शासन करते थे, है ना। और पाल राजवंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने। गोपाल का पुत्र धर्मपाल, धर्मपाल का पुत्र देवपाल। देवपाल जो था उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था, और देवपाल ने ही आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। ओके,
मगध में। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्या, गुर्जर प्रतिहार, द गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार एक जाति है ना, जो कहाँ प्रचलित ये जाति रहती है, राजस्थान में। इन राजस्थान में द गुर्जर प्रतिहार्स केम टू पावर इन द 8th century एट अवंती। राजस्थान में 8वीं शताब्दी में ही राजस्थान में सेम जिस समय आपका यहाँ बिहार में और बंगाल में 8वीं शताब्दी में गोपाल ने पाल राजवंश की स्थापना की, उसी समय 8वीं शताब्दी में राजस्थान में, ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार का उदय हुआ। केम टू पावर में आए इन द 8th century एट अवंती। गुजरात राजस्थान के अवंती प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार 8वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ। दे वेयर स्मॉल क्लैंस, वे छोटे छोटे कबीले में रहते थे। ये जो गुर्जर प्रतिहार है इनका छोटा छोटा कबीला था। दैट ग्रेजुअली रोज टू पावर, और वो जो धीरे धीरे सत्ता में आए। ये जो छोटे छोटे कबीले में रहते थे ना गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में, वो सब एकत्रित हो गए और फिर वे पावर में आ गए। द गुर्जर प्रतिहार्स कंक्यूड कन्नौज फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंटिल दे लॉस्ट इट टू द पाल। गुर्जर प्रतिहार ने कुछ समय तक कन्नौज पर विजय प्राप्त की, और यह भी गुर्जर प्रतिहार जो आए पावर में, तो इनको भी कन्नौज से बड़ा लगाव रहा, है ना, और उन्होंने भी कन्नौज पर कुछ समय तक शासन किया, लेकिन बाद में जाकर पाल के हाथों हार गए और पाल के साथ युद्ध हुआ और जिसमें वो हार गए गुर्जर प्रतिहार। ए पावरफुल गुर्जर प्रतिहार रूलर मिहिर भोज, एक शक्तिशाली गुर्जर प्रतिहार शासक थे मिहिर भोज। रिकवर्ड हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की। जब एक बार शक्ति खत्म हो गया तो गुर्जर प्रतिहार का एक राजा जो था मिहिर भोज, उसने अपनी शक्ति का पुनः संगठन किया और अपनी शक्ति को फिर बढ़ाया। एंड रिगेन्ड कन्नौज, और कन्नौज को पुनः जीता। फिर कन्नौज पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। फ्रॉम द पाल्स, पाल से छीन लिया। कौन छीना? मिहिर भोज ने, है ना। गुर्जर प्रतिहार जो थे उन्होंने तो कन्नौज पर शासन किया कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद पाल ने उस पर आक्रमण किया और गुर्जर प्रतिहार से छीन लिया। फिर उसके बाद गुर्जर प्रतिहार का पतन हुआ, तो फिर उसके बाद उसका एक राजा मिहिर भोज बना जो कि अपनी शक्ति का संगठन किया और पाल से फिर कन्नौज को छीन लिया। यानी हमेशा इनके बीच में कन्नौज को लेकर झगड़ा चलता था। ही रूल्ड फॉर अबाउट 46 ईयर्स, 46 साल तक इन्होंने कन्नौज पर शासन किया। और हिज सन महेंद्रपाल, और इनके पुत्र महेंद्रपाल एक्सपैंडेड हिज एम्पायर फर्दर, और इनके पुत्र महेंद्रपाल ने अपने साम्राज्य का पुनः और विस्तार किया। हिज सक्सेसर्स हाउएवर वेयर वीक एंड couldn't डिफेंड द किंगडम अगेंस्ट इन्वेशंस। और ये जो महेंद्रपाल के जो पुत्र ने और बढ़ाया, लेकिन इनके जो पुत्र रहे हिज सक्सेसर्स, यानी इनके उत्तराधिकारी, हिज सक्सेसर्स मतलब इन लोगों के उत्तराधिकारी कमज़ोर थे और आक्रमणों के खिलाफ रक्षा नहीं कर सके। किनके उत्तराधिकारी? महेंद्रपाल के सक्सेसर्स, महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी। सक्सेसर्स मीन्स क्या हुआ यहाँ? उत्तराधिकारी। हाउएवर, यद्यपि, वेयर वीक, कमज़ोर निकले, एंड कुडंट डिफेंड, और अपनी रक्षा नहीं कर पाए, द किंगडम अगेंस्ट इन्वेशंस, जो आपको दुश्मन थे, आक्रमणकारी थे, उनके खिलाफ ये अपने की रक्षा नहीं कर पाए। और महमूद ऑफ गजनी defeated the Gurjar Pratihars, ruled in 1018, and thus this dynasty came to an end. महमूद गजनवी ने 1018 में
1018 में गुर्जर प्रतिहार शासकों को पराजित किया और इस प्रकार यह राजवंश समाप्त हो गया। तो गुर्जर प्रतिहार शासक की समाप्ति किसने किया? महमूद ऑफ गजनी ने। कब किया? 1018 में। कब किया? 1018 में महमूद ऑफ गजनी ने गुर्जर प्रतिहार को हरा दिया, वहाँ के शासक को हरा दिया और 1018 में, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी, उसको पर महमूद ऑफ गजनी ने कब्जा कर लिया। तो हमने देख लिया गुर्जर प्रतिहार का भी इतिहास। अब तीसरा हम लोग स्टडी करेंगे द राष्ट्रकूट्स। द राष्ट्रकूट्स, राष्ट्रकूट है ना, हिंदी में से क्या कहते हैं? राष्ट्रकूट। दिस डायनेस्टी ऑफ द राजस्थान, यह भी राजस्थान में ही रहा। राजस्थान का यह राजवंश, दिस डायनेस्टी, डायनेस्टी मीन्स होता है क्या? राजवंश। दिस डायनेस्टी ऑफ द राजवंश फ्लोरिश्ड in northwestern Deccan with their capital at मालखेड़। राजस्थान का यह राजवंश उत्तर पश्चिमी दक्कन में फला फूला। कहाँ फला फूला? उत्तर पश्चिम दक्कन में। और इसकी राजधानी मालखेड़ थी। कौन थी? मालखेड़। दिस डायनेस्टी ऑफ द राजस्थान, इस राजस्थान की डायनेस्टी का, राजवंश का, फ्लोरिस्ट मतलब होता है फलना फूलना, इन नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन। कहाँ फला फूला? नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में, विद देयर कैपिटल एट मालखेड़, और जिसकी राजधानी थी मालखेड़। और इसका क्षेत्र क्या था? नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन, उत्तरी पश्चिमी दक्कन। तो राष्ट्रकूट ने जो शासन किया वह कहाँ शासन किया? उत्तरी पश्चिमी दक्कन पर, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन पर राज किया, और जिसकी राजधानी थी मालखेड़। याद हो गया सभी को? दिस रीजन लाइज इन मॉडर्न महाराष्ट्र, और यही क्षेत्र आधुनिक महाराष्ट्र के नियर सोलापुर में स्थित है। यह जो क्षेत्र है दिस रीजन, या आज के आधुनिक मॉडर्न महाराष्ट्र, यानी आज के महाराष्ट्र के सोलापुर के पास स्थित है। द राष्ट्रकूट्स रोज टू पावर इन द 8th सेंचुरी, और यह जो राष्ट्रकूट था अंडर दंती दुर्ग, और यह जो राष्ट्रकूट था इसकी भी शक्ति 8वीं शताब्दी में आई, यानी तीनों का तीनों 8वीं शताब्दी में आया। यह किसके अंतर्गत? दंती दुर्ग के अंतर्गत। दंती दुर्ग के अंतर्गत राष्ट्रकूट जो है मजबूत हुआ 8वीं शताब्दी में। और यह जो दंती दुर्ग, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और ये जो दंती दुर्ग है यही इस डायनेस्टी का क्या है? फाउंडर है। आपका जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट की जो स्थापना हुई वह कहाँ हुई? नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में हुई। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में इसकी स्थापना हुई राष्ट्रकूट की। और यह जो राष्ट्रकूट था इसकी फाउंडर जो थे वह थे दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग was the founder of this dynasty. They had to fight continuously, और ये जो दंती दुर्ग था वह लगातार युद्ध करता रहा with the kingdoms in the south as well as in the north. दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट के जो फाउंडर थे दंती दुर्ग, हमेशा युद्ध में ही व्यस्त रहे। दक्षिण के साउथ एज वेल एज नॉर्थ, दक्षिण और उत्तर के राजवंशों के साथ, है ना, राज्यों के साथ, किंगडम्स मतलब राज्यों से हमेशा झगड़ा लेता रहा। दिस डायनेस्टी produced many warriors and able rulers. इस राजवंश ने कई योद्धा और योग्य शासक पैदा किए। वॉरियर्स का मीनिंग क्या होता है? वॉरियर्स मीन्स होता है योद्धा। वॉरियर्स मीन्स योद्धा। एबल रूलर योग्य शासक। या जो हमारा राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट ने बहुत सारे योद्धा और योग्य शासक पैदा किए। दे हैड कॉन्स्टेंट फाइट्स अगेंस्ट द चालुक्य
ऑफ वेंगी, वेंगी के चालुक्य, मॉडर्न आंध्र प्रदेश, द पल्लव्स ऑफ कांची एंड द पांडेज ऑफ मदुरई। वेंगी आज का आधुनिक आंध्र प्रदेश के चालुक्य, कांची के पल्लवों और मदुरई के पांड्यों के साथ इनका संघर्ष झगड़ा लगातार रहा। हमेशा यह हमेशा झगड़ा में व्यस्त रहा। किसके साथ? दे हैड कॉन्स्टेंट फाइट्स, लगातार युद्ध करता रहा। अगेंस्ट द किसके विरुद्ध? चालुक्स ऑफ वेंगी, वेंगी के चालुक्स के साथ जो आज का आंध्र प्रदेश है। द पल्लव्स ऑफ कांची, कांची के पल्लव के साथ। एंड द पांड्स ऑफ मदुरई, मदुरई के पांड्यों के साथ। दे ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द Pratihars and the Pals of the north in the attempts to control Kannauj and the fertile Ganga plains। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं दे ऑल्सो फॉट, वे और युद्ध किए, लगातार युद्ध में व्यस्त रहते थे। अगेंस्ट द प्रतिहार्स एंड द पाल ऑफ द नॉर्थ इन देयर अटेम्प्ट टू कंट्रोल कन्नौज। प्रतिहार पक्ष के साथ भी वो युद्ध किए, गुर्जर प्रतिहार के साथ भी और पाल के साथ भी युद्ध में हमेशा व्यस्त रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको मोह था कन्नौज का कि भैया कन्नौज पर हम भी शासन करेंगे। एंड द फर्टाइल गंगा प्लेन्स, और ये जो गंगा प्लेन की, गंगा के किनारे जो ये जो फर्टाइल जो आपका क्षेत्र है, मैदान है, गंगा प्लेन्स, गंगा का जो मैदान है, उस पर हम भी शासन करेंगे, इसका लोभ सबको रहा। दिस कंटिन्यूअस वारफेयर वीकेंड देम कंसिडरेबली, और इस निरंतर युद्ध के कारण, दिस कंटिन्यूअस वारफेयर मतलब इसका लगातार जो यह युद्ध हुआ, वीकेंड देम कंसिडरेबली, इन्हें धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर कर दिया। इन तीनों को, ये तीनों का तीनों जो था ना, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तीनों को कन्नौज से इतना मोह था कि हमेशा लड़ते रहते थे। कृष्ण III वाज द लास्ट ग्रेट राष्ट्रकूट किंग, और ये जो राष्ट्रकूट जो था राज्य, इसके सबसे महान शासक जो अंतिम में बने वह थे राजा कृष्ण III। He defeated all his opponents in the south and captured उज्जैन in the north। इन्होंने दक्षिण में अपने समस्त विरोधियों को पराजित किया और उत्तर में उज्जैनी पर कब्जा कर लिया। किसने किया? कृष्ण III ने, जो कि आपका राष्ट्रकूट का अंतिम शासक था। वह बड़ा मेधावी, बड़ा शक्तिशाली था। तो वह डिफीटेड ऑल हिज अपोनेंट्स, उसने अपने सारे विरोधियों का, अपोनेंट्स मतलब विरोधियों का, इन द साउथ में उसको क्या किया? डिफीट किया, माने हरा दिया। डिफीटेड मतलब हरा देना, ही डिफीटेड मतलब हरा दिया उन्होंने। एंड कैप्चर्ड उज्जैनी, और उज्जैनी पर भी कब्जा किया इन नॉर्थ। एक तरफ दक्षिण में जाकर के जितना भी विरोधी था सबको मारा, और उत्तर में जाकर उज्जैन पर कब्जा कर लिया कृष्ण III। हाउएवर आफ्टर हिज डेथ, यद्यपि इनकी मृत्यु के बाद, हालांकि इनकी मृत्यु के बाद द राष्ट्रकूट डायनेस्टी डिक्लाइंड, राष्ट्रकूट राजवंश का ही पतन हो गया। कृष्ण III अंतिम राजा था राष्ट्रकूट का, जो सबसे मेधावी था, सबसे शक्तिशाली था। उसने दक्षिण में भी लोग अपने विरोधियों को हराया, उत्तर में जाकर उज्जैन पर शासन किया। लेकिन इसके बाद, इनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रकूट का ही पतन हो गया। फाइनली इन द 10th सेंचुरी, और 10वीं शताब्दी में जाते जाते दे वेयर ओवरथ्रोन्ड बाय द चालुक्य, और चालुक्यों के द्वारा 10वीं शताब्दी में इस राष्ट्रकूट पर कब्जा कर लिया गया। चालुक्यों ने इस पर कब्जा किया, कब्जा कर 10वीं शताब्दी में, माने 8वीं शताब्दी में पाल का भी उदय हुआ, आपका गुर्जर प्रतिहार का भी उदय हुआ, और राष्ट्रकूट का भी उदय हुआ। पाल का अंत हो गया 1018 में जाकर, राष्ट्रकूट का भी 10वीं शताब्दी में जाकर के अंत हो गया, है ना। पाल राजवंश सबसे ज्यादा 400 वर्षों तक अपने क्षेत्र में राज किए। ओके, तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे डिक्लाइन ऑफ पाल्स, गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट्स, या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसके पहले आप ये जो मैंने पढ़ाया इसे 2-3 बार रीडिंग जरूर मारेंगे, है ना, रीडिंग करेंगे, एक एक
लाइन आपको दिमाग में याद हो जाएगा। थैंक यू।